हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फिनिटी लर्न प्लेटफॉर्म। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज अभी हम करने वाले बेटा जी वर्क पावर एंड एनर्जी की एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी की कॉन्सेप्ट हैं, डायग्राम हैं, डेफिनेशंस हैं, उन सबको आपके री नीट एग्जाम के लिए रिवाइज करने वाले हैं। और 15 से 20 मिनट में ये मतलब जो चैप्टर है इसके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बोलो कि पूरा चैप्टर हम बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लेना। और अगर अभी तक भाई तुमने बाकी की वीडियो, पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो वो भी एक बार से देख लीजिएगा बेटा जी। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा जी वर्क से। वर्क क्या होता है बेटा जी? सबसे पहले हम देखेंगे जो वर्क है वो किसके द्वारा है। वर्क जो है बेटा जी यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो वर्क अगर कांस्टेंट फोर्स के द्वारा अगर आप लोगों को लिखना है तो सीधा आप लोग क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। अगर हम एफ डॉट एस को ओपन करेंगे तो दिस विल बी एफ एस कोस थीटा। मतलब जो थीटा है वो कहीं ना कहीं एफ और एस के बीच का एंगल है बेटा जी, ठीक है। मतलब आप लोग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, एफ का, फोर्स का, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट का बेटा जी। वर्क क्या होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जूल होती है। अगर डायमेंशन की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस टू। साथ में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिख दे एल, तो ये बन जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बेटा जी, ठीक है। क्या बन जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब अगर थीटा जीरो है तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस एफ एस आप लोग लिख सकते हैं। अगर लेस देन 90 है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा जी, ठीक है। अगर आपका थीटा जो है वो लेस देन 90 है, देन वर्क डन इज क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है बेटा जी। और अगर आपका थीटा 180 के बराबर है तो आपका वर्क डन क्या होगा बेटा जी, नेगेटिव होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि एफ और एस अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा, एफ और एस अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो वर्क आपका नेगेटिव होने वाला है। अगर थीटा 90 हो जाए तो भाई उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क जीरो है, ठीक है। एसआई यूनिट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये जूल होती है बेटा जी, ठीक है। ये क्या होती है, जूल होती है। मतलब अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगे और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, थीटा उनके बीच में 0 हो, तो वर्क उस टाइम पे 1 जूल कहलाता है। सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है, ईआरजी होती है बेटा जी, ठीक है। और साथ में अगर जूल और ईआरजी अर्ग के बीच का अगर हम रिलेशन देते देखें तो वो क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज होता है बेटा जी, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ जाते हैं। पहले हमने कांस्टेंट फोर्स का पढ़ लिया है, अभी चीजें वही हैं, बस ये वेरिएबल फोर्स है तो कहीं ना कहीं आपको क्या यहाँ पे करना होगा, आपको यहाँ पे मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसको छोटे से पार्ट में तोड़ना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने छोटे से पार्ट में तोड़ा डिस्प्लेसमेंट को तो उसके लिए काम किया छोटा सा, ठीक है। फिर इस तरीके से इस काम को पूरा जोड़ना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट आप लोगों को करना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। अभी यहाँ से एक खास बात हमें पता लगती है कि जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है। वो वर्क डन जो होता है बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा जी, ठीक है। किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर मान लो वर्क डन बाय हमें ग्राफ लिखना है, जैसे कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा अगर हम लिखना है तो वो सीधा आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफ अगर फोर्स और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बीच में बना, अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा, एरिया, ठीक है। तो सीधा आप बोल सकते हो कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा। अगर वेरिएबल फोर्स है तो उस केस में भी सेम ही चीज रहेगी, डिस्प्लेसमेंट वही, जैसे मैंने बताया कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसके लिए आपने फोर्स लगाई, मतलब वो कांस्टेंट हो गई और आपके लिए छोटा-सा काम आ गया। फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप लोग। तो कहीं न कहीं आप लोग क्या कर रहे हो, एरिया अंडर एफएस कर्व ही निकाल रहे हो बेटा जी। बट फ़र्क है कि यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करके निकल रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट हो रहा है बेटा जी, ठीक है। अगर हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लिखें तो वो क्या होता है बेटा जी, वो होता है हमारे पास mgh होता है बेटा जी। कितना होता है, mgh होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस की और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बेटा जी, ठीक है। ये सारे मेरे डिटेल नोट्स है, तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रहा हूँ बेटा जी, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, की पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने की पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है भाई, वो फोर्स, ठीक है, द फोर्सेस फॉर विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए क्लोज पाथ इज जीरो, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का कैसे पता लगाया जा सकता है, अब वर्क डन देखो, किसमें देखो वर्क डन को, भाई वर्क डन देखो क्लोज पाथ में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर वो जीरो है तो इसका मतलब वो फोर्सेस वहां पे कैसी हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अब लोग ये बोल सकते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी जो है उन पे डिपेंड करती है बेटा जी, है ना।
कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इंडिपेंडेंट होती है किसके? पाथ के बेटा जी, ये आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट होती है किसके? पाथ के, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स होगी, ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स रहने वाली है बेटा जी। क्या रहने वाली है? कंजर्वेटिव फोर्स रहने वाली है। अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? द फोर्सेस फॉर विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन ए क्लोज पाथ, वो नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है बेटा जी। ठीक है, समझ में आ गई? और ये क्या कहलाती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। सिंपल। इसमें पाथ इंडिपेंडेंट हो गए, इसमें पाथ पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये बोल सकते हो आप कि यहाँ पे जो क्लोज पाथ में वर्क डन है वो जीरो नहीं आ रहा है, नॉन जीरो है बेटा जी। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा जी एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? ये होता है कैपेसिटी किसी बॉडी की डूइंग वर्क। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी डूइंग वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या होता है बेटा जी? जूल होती है। सीजीएस यूनिट ईआरजी अर्ज होती है बेटा जी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया, एनर्जी एक तरीके से वर्क के बराबर ही है, तो आप सीधा वही डायमेंशन लिखेंगे, ml² t-2। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv² बेटा जी। मतलब ये क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब वो क्या है? एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू विच इट्स मोशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन, ओके, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी बेटा जी। फॉर्मूला जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशन किस किस के बीच का? काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच का। तो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ई से शो किया हुआ है, ठीक है, और ये आपका मोमेंटम हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 12th में भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि जो आपका पी होता है वो 2 km होता है, रूट में होता है वो ना, तो वही चीज है यहाँ पे भी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय में 2m होने वाला है बेटा जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? इट सेड दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले भी वही चीज पढ़ी थी हमने कि जो आपने काम किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बता रही है बेटा जी। ठीक है, समझ में आ गया है। फिर आ जाता है बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये एनर्जी होती है पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन बेटा जी, ड्यू टू इट्स पोजीशन। समझ में आ गया? ओके, फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? एम जी एच होता है। एम जो है मास ऑफ बॉडी होता है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एच जो है हाइट ऑफ बॉडी होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाइट ऑफ बॉडी होता है कहाँ से? फ्रॉम अर्थ सरफेस होने वाली है बेटा जी। मेरे ख्याल से इतना अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप इसे बोल सकते हो, तो ये होगा हाफ के एक्स स्क्वेयर बेटा जी, हाफ के एक्स स्क्वेयर बेटा जी। ठीक है, सारे फॉर्मूला जरूर से एक बार देख लीजिएगा बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वैसे इसको आप m इज इक्वल टू E/c² लिखते हैं, बट मोस्टली इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, mc²। आइंस्टाइन जी की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, द मास कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? इट स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट इन ए सिस्टम। ये याद रखना, इन ए सिस्टम इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म बेटा जी। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर ये कंजर्व रहने वाली है, मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो कि ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बेटा जी। चलो, फिर आता है पावर की बात। व्हाट इज पावर बेटा जी? पावर क्या होता है? देखो अभी हमने क्या देखा था? वर्क जो है वो एक तरीके से क्या था बेटा जी? जो हमने वर्क देखा था, वर्क वर्क हमारे पास क्या था? एक मिनट रुकिएगा। एनर्जी एनर्जी हमने क्या देखा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क था ना। अब यहाँ पे जो पावर है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क है बेटा जी। मतलब पावर इज वर्क बाय में टाइम, या फिर आप बोल दो एनर्जी बाय में टाइम है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला इज W/T होता है। अगर आप एट एनी इंस्टेंट लगाना चाहते हो तो D/dt आ जाता है, मतलब D लगा देते हैं हम यहाँ पे। अगर हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखें तो ये हमारा होने वाला है बेटा जी, F.V होने वाला है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर होने वाला है। फिर आ जाता है बेटा जी कोलिजन। ठीक है, कोलिजन क्या है? एक फिनोमिना जिसमें क्या होता है? टू बॉडी आर कोलाइडेड टू ईच अदर, उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के कोलिजन है, कुछ कोलिजन हमने जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, उनको एक बार से सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसे कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है बेटा जी। तो जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, ये वो कोलिजन है इन विच ओनली लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। ठीक है, इसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी बेटा जी? कंजर्व्ड रहने वाली है।
फिर आ जाता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें लीनियर मोमेंटम जो होगी वो कंजर्व्ड होगी एंड आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी जो है भाई वो चिपक जाएंगी, स्टिक टुगेदर और मूव करेंगी विद कॉमन वेलोसिटी बेटा जी। इसे क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन बोलने वाले हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पे इसको कवर किया हुआ है। फिर आ जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये परफेक्ट इन इलास्टिक था और ये है इन इलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन इन विच ओनली लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इंक्रीज्ड आफ्टर कोलिजन इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होंगी बातें। फिर कुछ फॉर्मूलेज हैं जैसे कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, हेड ऑन कोलिजन आप बोल सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूले क्या है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बिफोर कोलिजन, ये U1 और U2 से चल रहे थे दो बॉडी जिनके मास M1 और M2 है बेटा जी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात है। इसके बाद जैसे ही कोलिजन हुआ तो फिर ये अलग V1 से चला, ये V2 से चलने वाला, मतलब अलग अलग इनकी वेलोसिटी हमारे पास आ गई। तो आफ्टर कोलिजन जो भी वेलोसिटी होगी V1 और V2 हमने यहाँ पे लिखी हुई है, M1 माइनस M2, नीचे दोनों का एडिशन, U1 आ गया प्लस में 2M2 बाई में M1 प्लस M2 और U2 आ गया। ऐसे ही नीचे वाला फॉर्मूला है, V2 है तो यहाँ U2 आ गया, जैसे यहाँ V1 था तो U1 आ गया, ठीक है भाई, और यहाँ U2 था तो U1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन चीजों को कवर कर सकते हैं। फिर आता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें अभी बात कर रहा था कि ये किसी एक कॉमन वेलोसिटी के बाद चल पड़ेंगे ना, मतलब कॉमन वेलोसिटी से चल पड़ेंगे, हमने ये बात करी थी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू M1 U1 अपॉन में M1 प्लस M2 बेटा जी, क्लियर है। चलिए, अब आ जाता है हमारे पास एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आ जाता है बेटा जी, ठीक है। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है भाई ये, एक तरीके से ये एक क्या होता है बेटा जी, रेशो होता है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ठीक है। अप्रोच वेलोसिटी नीचे, अप्रोच वाली है तो बिफोर कोलिजन होगी तो वो नीचे आ गई भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। और उसके बाद टक्कर हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वो होगा V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2 बेटा जी। क्लियर है, यस और नो। तो यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग लिखी हुई हैं कि अगर हमारे पास E की वैल्यू 1 है तो कोलिजन जो होगा वो परफेक्ट इलास्टिक होगा, अगर हमारे पास E इज इक्वल टू 0 है तो कोलिजन जो है परफेक्ट इन इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक, और अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी, 0 से बड़ी है तो कोलिजन इन इलास्टिक ही होने वाला है बेटा जी, ठीक है। तो ये है हमारे मतलब इस चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी की एक फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन बेटा जी, एंड आई होप कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं बेटा जी, ये सारी की सारी आप लोग एक बार अच्छे से जरूर से कवर कर लेना। सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो मैंने इस शीट के अंदर या इन नोट्स के अंदर मार्क करी है, हाईलाइट करी है बेटा जी, ठीक है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि कल हमारा ऑप्टिक्स पे भी सेशन होने वाला है बेटा जी। जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद सेशन हो भी चुका होगा या होने वाला होगा, तो एक बार से आप चैनल पे चेक कर लेना। ऑप्टिक्स की एक क्लास हम लेने वाले हैं जिसमें रे और वेव दोनों को कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।